आज का लेक्चर हमारा है एक्सर्जी का। तो सबसे पहले आते हैं एनर्जी की तरफ कि एनर्जी क्या चीज़ है। तो इसके बाद हम एक्सर्जी की तरफ आएंगे। एनर्जी है, आपको पता है कि इट इज़ एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। तो आपको पता है कि एनर्जी का एक ला ये भी है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जब हम इस दो पॉइंट की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये दो पॉइंट हमारे लिए क्या कंप्लीट पॉइंट नहीं है, ये हमें कंप्लीट आइडिया नहीं देता, क्योंकि हम सारा का सारा एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क में। तो अब आते हैं कि ये हम क्यों कहते हैं कि सारा का सारा एनर्जी हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको पता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक एनर्जी, हमारे पास जो अवेलेबल एनर्जी होती है, इस एनर्जी का कुछ पोर्शन हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी एनर्जी हमारी क्या होती है, वो रिजेक्ट होती है, ज़ाय होती है एनवायरनमेंट में। तो जो एनर्जी हमारे पास यूजफुल होती है, जिससे हम वर्क ले सकते हैं, तो इसी एनर्जी का नाम है एक्सर्जी। तो अब एक्सर्जी का डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि एक्सर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे पास अवेलेबल होती है, किसके लिए, यूजफुल वर्क के लिए। तो इसका नाम है एक्सर्जी, ठीक है। में एक और बात भी है कि इस एक्सर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो किधर से आ गया, वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। आपको पता है कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो एनर्जी है इसमें दो पोर्शन है। एक वो पोर्शन है जिसको हम वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वो यूजफुल एनर्जी हमारे पास एक्सर्जी कहलाती है। और जो एनर्जी हमारे वेस्ट होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वो एनर्जी हमारे वेस्ट हो गई। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रिजर्वायर है वाटर का, इसमें वाटर का लेवल इतना है, ठीक है, जिसको जो आपको इस डायग्राम में नजर आता है। अब इस वाटर से हम क्या करते हैं, इस वाटर एनर्जी से हम टरबाइन चलाते हैं, ठीक है। और ये वाटर फिर क्या होती है, सराउंडिंग को जाती है, हम कहते हैं कि एक दूसरे कंटेनर को जाती है। तो क्या होगा, इस वाटर का जो लेवल है वो कम होता जाएगा। इससे क्या होगा, टरबाइन वर्क करेगा और हमारे जो एनर्जी है, जो वाटर है, वो इस दूसरे कंटेनर में आएंगी। तो जब इस कंटेनर का लेवल, वाटर का लेवल बराबर हो जाए, जो हमारा इनिशियल कंटेनर था जिससे हम इस टरबाइन को चलाते थे, तो इसके बाद ये टरबाइन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अब दोनों कंटेनर का लेवल बराबर हो गया। अब इससे काम नहीं ले सकते, अब ये इस टरबाइन को नहीं चलाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इतना ही पोर्शन हमारे पास अवेलेबल हो गया, इतना ही पोर्शन हमारे पास अवेलेबल था और इसने इस टरबाइन को चला दिया, ठीक है। तो इतनी पोर्शन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास अवेलेबल एनर्जी है और ये हमारे पास क्या है, ये असल में एक्सर्जी है। बाकी अब हमारे पास जो वाटर का लेवल है, इस हमारे रिजर्वायर का और इसी सराउंडिंग का अब बराबर हो गया। तो अब वो टरबाइन को नहीं चला सकते। तो इसको हम कहते हैं डी स्टेट, यानी वो स्टेट जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम क्या होता है, दोनों का जो लेवल है वो बराबर हो जाए, तो इसको हम कहते हैं डी स्टेट, ठीक है। तो एक सिस्टम से हम एनर्जी ले सकते हैं कहाँ तक, जब तक ये डी स्टेट में नहीं होता। जब ये डी स्टेट में होता है तो फिर हम उससे एनर्जी नहीं ले सकते। अब इस इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है। तो इक्विलिब्रियम के मुख्तलिफ किस्म है, ठीक है। एक होता है हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो इसमें हमारे पास सारे के सारे फोर्सेस और सारे के सारे टार्क या मोमेंट जीरो के बराबर होते हैं, ठीक है। एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इसमें हमारे पास क्या नहीं होता, केमिकल रिएक्शन नहीं होता और ना ही कंपोजिशन में चेंजेस आती है।
एक होता है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इसमें हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर होता है, ठीक है, और कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम। ना फोर्सेस है, ना टार्क है, ना केमिकल रिएक्शन है और ना हीट ट्रांसफर है, तो इसका नाम है इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, जब दोनों का लेवल बराबर हो जाए तो इस टरबाइन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ना कोई मोमेंट लगेगा, ठीक है। इसी तरह ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा और ना हीट ट्रांसफर होगा, तो इसको फिर हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। अब बात आती है डी स्टेट की। तो डी स्टेट क्या होता है? डी स्टेट हम कहते हैं कि जब हम पहले एक रेफरेंस को सेट करते हैं, ठीक है। डी स्टेट आपको पता है, जब सिस्टम एंड एनवायरनमेंट एक ही स्टेट में आता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये डी स्टेट है, ठीक है। अब हमारे पास जो एनवायरनमेंट है इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री और प्रेशर है 1 atm। तो ये हमने रेफरेंस लिया, ये हमारे पास हम कहते हैं कि चलो जो रेफरेंस है हमारे पास एनवायरनमेंट का वो 25 डिग्री टेम्परेचर है और 1 atm प्रेशर है, ठीक है। जब हमारे पास ये क्या होगा, एक सिस्टम है, ये सिस्टम हमारे पास अब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है 25 डिग्री और एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है और प्रेशर है 1 atm। अब हमारे पास इस सिस्टम का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 300 है और प्रेशर है 2 atm है। जब इस सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, डी स्टेट के, यानी 25 डिग्री और 1 atm, तो फिर इस सिस्टम से हम काम नहीं ले सकते, तो इसको हम कहेंगे कि ये सिस्टम अब क्या है, डी स्टेट में है, ठीक है। तो अब इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं, एक्सर्जी की तरफ। तो एक्सर्जी हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम वर्क हमारे पास होता है, ठीक है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल वर्क जो हम एक सिस्टम से लेते हैं। और कब तक हम इस सिस्टम से लेंगे, जब तक ये सिस्टम डी स्टेट में नहीं होता। जब ये डी स्टेट में आता है तो फिर हम इससे वर्क नहीं ले सकते, और डी स्टेट में क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी सराउंडिंग का और सिस्टम का जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो बराबर होगा। अब इक्विलिब्रियम में मैंने आपको 3 बातें बताई, ना ही मैकेनिकल वर्क होगा, वर्क फोर्स टार्क सब कुछ जीरो होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम भी होगा, यानी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, और साथ साथ हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम भी होगा, यानी कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या, डी स्टेट। तो एक्सर्जी क्या है, एक्सर्जी हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी है, और कौन सी है, वो थ्योरेटिकल एनर्जी है, ठीक है, जो हम एक सिस्टम से ले सकते हैं। और कब तक वो एनर्जी हम सिस्टम से लेंगे, जब तक वो हमारे पास डी स्टेट में नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक्सर्जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक्सर्जी क्या है, पहला पॉइंट ये है कि एक्सर्जी इज अ मेजर ऑफ डिपार्चर ऑफ द स्टेट ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम दैट ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये कहता है कि एक्सर्जी एक ऐसा पैमाना है जिस पे हम बता सकते हैं कि वो एक सिस्टम अपने एनवायरनमेंट से कितना डिफरेंट है। डिपार्चर का मतलब है कि कितना मुख्तलिफ है, किसमें, टेम्परेचर में, प्रेशर में। अगर हमारे पास वर्क हो रहा है तो हम कहते हैं कि एक्सर्जी है, अगर वर्क नहीं हो रहा, हमें एनर्जी नहीं मिल रही एक सिस्टम से, तो इसका मतलब है कि अब एनवायरनमेंट और सिस्टम दोनों बराबर है। तो इस एक्सर्जी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो एनवायरनमेंट से आया मुख्तलिफ है कि नहीं। अगर मुख्तलिफ है तो हमें एनर्जी मिलेंगी, अगर मुख्तलिफ नहीं है, बराबर है, तो फिर हमें एनर्जी नहीं मिलेंगी। इस पहले पॉइंट का मतलब ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, एक्सर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, या हमें एनर्जी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो नेगेटिव नहीं हो सकती। एक सिस्टम हमें या वर्क देगा, ठीक है, एनर्जी देगा या नहीं देगा। तो अब
इसके अलावा इसकी नेगेटिव वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। तो दूसरा पॉइंट ये है। अब हमने बात की थी एनर्जी के बारे में कि एनर्जी कंजर्व है, लेकिन हमारे पास जो एक्सर्जी है वो कंजर्व नहीं है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कह दूँ कि हमारे पास एक सिस्टम है 25 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, या 30 डिग्री टेम्परेचर पे, अगर इसका टेम्परेचर मैं 25 करता हूँ एक सिस्टम का, तो इसको मैंने डेड किया, ठीक है, तो डेड का मतलब है कि इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने एनवायरनमेंट के बराबर कर दिया। तो फिर इस एनर्जी की जो एक्सर्जी है, एक सिस्टम की जो एक्सर्जी है वो ख़त्म हो गई। अब उस सिस्टम से हम काम नहीं ले सकते। तो एक्सर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि एक्सर्जी एक मैक्सिमम थ्योरेटिकल वर्क है जो हम ले सकते हैं किससे, एनवायरनमेंट सिस्टम से। और कब तक हम लेंगे, जब तक वो डी स्टेट में नहीं आता, ठीक है। तो आसान अल्फाज में डी स्टेट क्या है, जब वो नहीं मर जाता। तो मतलब ये है कि वो कब मरेगा, जब सिस्टम का टेम्परेचर 25 डिग्री हो जाए और प्रेशर 1 atm हो जाए। तो फिर वो क्या होता है, इसी का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बराबर होते हैं किसके, एनवायरनमेंट के। तो हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो फिर वो डेड स्टेट में होता है। तो एक्सर्जी क्या है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल वर्क है जो हम एक सिस्टम से लेते हैं, और कब तक लेंगे, जब तक वो डी स्टेट में नहीं आ जाता। जब वो डेड स्टेट में आ जाता है तो क्या होता है, वो फिर थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो इसका मतलब है थर्मल इक्विलिब्रियम का कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, ठीक है, सिस्टम से। ना हमारे पास मैकेनिकल वर्क होता है और ना हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है। तो इस केस में क्या होता है, सिस्टम की एक्सर्जी हमारे पास जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सर्जी के बारे में। अब ये है एक्सर्जी का इक्वेशन, ठीक है। तो एक्सर्जी का इक्वेशन किस तरह आ गया, इसमें हमारे पास आप देखते हैं यू है इंटरनल एनर्जी के लिए, जो यू है बगैर नॉट के, तो ये है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और यू नॉट जो है हमारे पास ये इंटरनल एनर्जी ऑफ एनवायरनमेंट है, ठीक है। जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो फिर हमारे पास एक्सर्जी होती है। जब दोनों बराबर हो जाए तो फिर इंटरनल एनर्जी की वजह से हमारे पास एक्सर्जी जीरो हो जाती है। इसमें ये पी नॉट है प्रेशर ऑफ एनवायरनमेंट। कौन सा प्रेशर है, 1 atm है। वी स्पेसिफिक वॉल्यूम है किसका, सिस्टम का। और वी नॉट वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है जो हमारे पास एनवायरनमेंट के केस में होता है, माइनस टी नॉट। अब ये क्या है, एंट्रोपी। तो आपको पता है एंट्रोपी की वजह से हमारी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इस एंट्रोपी का जो टर्म है ये मैंने एक्सर्जी के बाकी इक्वेशन से ये माइनस लिखा है, ठीक है। तो एंट्रोपी हमारे सिस्टम के लिए खतरनाक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डर है। तो जितना डिसऑर्डर ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, एक्सर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। टी नॉट अब क्या है, टी नॉट टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट है। एस हमारे पास एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है और एस नॉट हमारे पास एंट्रोपी ऑफ एनवायरनमेंट है। प्लस हमारे पास वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। इसमें एम का टर्म नहीं है, क्यों नहीं है, इसको हम कहते हैं कि स्पेसिफिक काइनेटिक। तो स्पेसिफिक जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब है इसके साथ हम मास नहीं लगाते, मास पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। इन सब के पास मास था लेकिन हमने इन सारे इक्वेशन को मास पे डिवाइड किया है। तो अब ये सारे टर्म स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी बन गई। जी जेड इसमें क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, असल में ये एम जी जेड था, ठीक है, एम जी एच या एम जी जेड। तो एम इससे मैंने हटाया तो अब ये बन गई स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी यहाँ गलती हो गई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है किसका, एक्सर्जी का।
अब इसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इसी इक्वेशन पे, ठीक है, कि एक सिस्टम से हम एक सिस्टम का अंदाज़ा किस तरह लगाएंगे कि एक सिस्टम में हमारे पास अवेलेबल एनर्जी कितनी है। तो इस पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में।